राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए दोस्तों बीएसटीसी शिक्षण अभिरुचि 2018 का दोस्तों 16वां पेपर लेकर आया है। दोस्तों, तो आज हम हमारे बीएसटीसी शिक्षण अभिरुचि के 2018 के पेपर को हम सोल्व करेंगे और व्याख्या सहित करेंगे। दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न को लेकर। दोस्तों, तो क्लास को आप पूरी देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से आपको सोल्व करने हैं। दोस्तों, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए। कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए उसे तत्काल सही जवाब दे। छात्र को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहे, उसे डांटे और उसे कहे शिक्षण में बाधा उत्पन्न न करे, कोई ध्यान न दे और अपने शिक्षण को जारी रखे। दोस्तों, तो जो कक्षा के अंदर शिक्षक पढ़ा रहा है और शिक्षक से छात्र प्रश्न पूछता है दोस्तों, तो उस प्रश्न का हो सके तो तत्काल सही जवाब देना चाहिए। यदि शिक्षक को जवाब सही आ रहा है तो उसे तत्काल जवाब दे देना चाहिए। तत्काल जवाब देंगे तो क्या है, एक बच्चे की जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा क्या है दोस्तों, शांत हो जाएगी। जो उस बच्चे के मन में प्रश्न चल रहे थे उन प्रश्नों पर विराम लग जाएगा। दोस्तों, यदि आप बच्चों को प्रश्न का जवाब नहीं दोगे तो बच्चे के मन में कुंठा होगी कि शिक्षक को कुछ आता ही नहीं है, इसलिए शिक्षक कुछ कर नहीं रहा है, शिक्षक हमें जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर है कि उसे तत्काल सही जवाब दे। क्या दे दोस्तों, विकल्प ए देखिए कि उसे तत्काल सही जवाब दे। दोस्तों, पहला ही आपका सही उत्तर है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है। दोस्तों, कक्षा के अंदर जो शिक्षक है उस शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना, कक्षा के छात्र के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। दोस्तों, तो जो कक्षा की है, कक्षा के अंदर दोस्तों शिक्षक की मूल जिम्मेदारी की बात करूं तो यह शिक्षक है। दोस्तों, कक्षा के अंदर इसका मूल जिम्मेदारी की बात करूं तो दोस्तों कक्षा के अंदर बालक होते हैं और इन बालकों को दोस्तों क्या है, इन बालकों को सिखाने के लिए इनके जो अधिगम है, इनके जो सिखाने का स्तर है दोस्तों, उस स्तर के अंदर क्या दोस्तों, बालकों का अधिगम क्या है, अधिगम को दोस्तों सीखना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अधिगम को सीखना भी कहा जाता है। तो इस अधिगम या सीखना के अंदर दोस्तों यहाँ जो शिक्षक है, शिक्षक बालकों को क्या कराता है दोस्तों, अधिगम कराता है या फिर सिखाता है। तो सिखाता है या सिखाना जो भी है शिक्षक का, उसके अंदर क्या करे दोस्तों, बढ़ोतरी करे। क्या करे शिक्षक, उसके अंदर दोस्तों क्या करे, शिक्षक बढ़ोतरी करे। जब बढ़ोतरी करेगा तो शिक्षक का क्या दोस्तों, जो मूल जिम्मेदारी है वो मूल जिम्मेदारी पूरी होगी। आप भी कक्षा के अंदर पढ़ाने जाओगे और जब बालक को दोस्तों उसको जो सिखा रहे हो, जो पाठ है महाराणा प्रताप को लेकर दोस्तों, मान लो महाराणा प्रताप का पाठ है, तो महाराणा प्रताप के पाठ के अंदर जो 5 लाइनें 10 लाइनें कविता के अंदर दे रखी होगी, उस 10 लाइन के अलावा भी आप महाराणा प्रताप के बारे में व्यक्तित्व, उनके जो गुण दोष वगैरह जो भी आप बालक को समझाओगे, बताओगे, पढ़ाओगे दोस्तों, तो क्या है उससे बालक के अंदर जो सीखने की क्षमता थी वो बढ़ेगी, क्योंकि उसे अधिक ज्ञान मिला है, अधिक सिखाया गया है। तो बालक को जब अधिक सिखाया गया है तो वो शिक्षक का एक कर्तव्य था, शिक्षक की मूल जिम्मेदारी थी कि मैं बच्चों को 10 लाइन से नहीं 20 लाइन 25 लाइन और ज्यादा बताऊं, ताकि बालक का जो सीखने का स्तर है वो आगे बढ़े। दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। दोस्तों, एक कक्षा शिक्षक है दोस्तों, उसे अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की जो उम्मीद है वो उम्मीद क्या है दोस्तों, बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार, गरीब छात्रों के प्रति अलगाव, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार। दोस्तों, तो ये दोस्तों यह शिक्षक है, इस शिक्षक का अपने छात्रों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों इस शिक्षक का अपने छात्रों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए दोस्तों, शिक्षक का अपने छात्रों के साथ वो व्यवहार होना चाहिए दोस्तों, सभी छात्रों के साथ क्या होना चाहिए, सभी छात्रों के साथ क्या होना चाहिए, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, साथ समान व्यवहार होना चाहिए, समान क्या होना चाहिए दोस्तों, व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, समान व्यवहार होना चाहिए एक शिक्षक का, यह है।
तो आपका जो उत्तर है दोस्तों वो उत्तर है तीसरा, कि सभी छात्रों के साथ क्या करे, शिक्षक समान व्यवहार करे और निष्पक्ष भाव से व्यवहार करे, निष्पक्ष रूप से क्या करे दोस्तों, उनकी सहायता करे। तो क्या रहे, शिक्षक निष्पक्ष रहे, निष्पक्ष रहे। ठीक है दोस्तों, शिक्षक का निष्पक्ष होना बहुत ही जरूरी है। जब शिक्षक निष्पक्ष होगा तो सभी छात्रों पर ध्यान देगा, सभी छात्रों की बात सुनेगा, सभी छात्रों को एक साथ लेकर आगे बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो सी सही है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों शिक्षक को मार्गदर्शक, तो दोस्तों मार्गदर्शक किसे कहते हैं, मार्गदर्शक दोस्तों उसे कहते हैं कि हमें अगली राह बताए, हम कहीं भटक जाए तो हमें सही राह बताए कि ये कार्य नहीं करना चाहिए और ये कार्य करना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और मैं बता दूं कि आपको शिक्षण अभिरुचि इस प्रकार से पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, हिंदी को ऐसे पढ़ो, रीजनिंग को ऐसे पढ़ो, इस विषय को पढ़ो, इस विषय को कम पढ़ो, इस विषय को ज्यादा पढ़ो। यानी कि मैं आपके दोस्तों क्या है एक राह बता रहा हूं कि आप इस राह पे चलोगे तो शायद आगे बढ़ जाओगे। तो मार्गदर्शक का अर्थ होता है कि सही रास्ता बताना या उसे आगे बढ़ने के लिए सहयोग करना कि इस प्रकार तो करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। तो शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है, वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, वह समाज के लिए एक रखवाला है, वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्त है। दोस्तों तो इसका उत्तर ए सही है, क्योंकि दोस्तों शिक्षक को एक समाज का भविष्य में निर्माता माना जाता है। दोस्तों भविष्य के समाज का निर्माता माना जाता है, क्योंकि एक बालक का दोस्तों भविष्य का निर्माण शिक्षक करता है और बालक जब बड़ा होकर समाज में जाता है तो वो समाज का एक सदस्य अंग बन जाता है। और जब बालक का भविष्य विद्यालय के अंदर संवारा जाता है, वही भविष्य के लेकर दोस्तों एक बालक क्या है जब बड़ा होता है तो उस भविष्य के रूप में समाज के अंदर प्रवेश करता है। तो शिक्षक को भविष्य का समाज, भविष्य में समाज का क्या है दोस्तों निर्माण माना जाता है, कि भविष्य के अंदर समाज का यदि निर्माण करने वाला है, समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है भविष्य के अंदर समाज के निर्माण की, तो वो शिक्षक के अंदर है दोस्तों। तो विकल्प ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षण मुख्य रूप से दोस्तों आगे क्या है, डेज 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 डेज, यानी कि खाली स्थान है, हमें कुछ शब्द आएगा वो यहां पर भरना द्वारा किया जाना चाहिए। कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, अप्रशिक्षित शिक्षित व्यक्तियों, बी विकल्प तो आपका गलत है पूरा, अनुभवी शिक्षकों, युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों। तो जो शिक्षण है दोस्तों मुख्य रूप से, यानी कि जो पढ़ाने का काम है ये मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाना चाहिए, तो ये कौशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, कौशल या कुशल, कौशल होना चाहिए या फिर कुशल होना चाहिए। तो कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, किनके द्वारा दोस्तों, कुशल और प्रशिक्षित द्वारा, प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। जब एक शिक्षक दोस्तों कुशल भी होगा प्रशिक्षित भी होगा तो क्या वो शिक्षा अच्छी नहीं दे पाएगा। जो व्यक्ति कुशल है किसी काम को लेकर, उस काम में क्या है दोस्तों कुशल योद्धा है और साथ ही साथ उसके अंदर उसने प्रशिक्षण पाया हुआ है, तो वह व्यक्ति शिक्षण बहुत अच्छी प्रकार से, अच्छी भली प्रकार से करवा सकता है। तो आपका जो उत्तर है वो ए सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकास करने के लिए, दोस्तों एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए जो छात्र है दोस्तों, इस छात्र के अंदर मानव विकास गुण को विकसित करने के लिए, छात्र के अंदर क्या दोस्तों मानव विकास गुण विकसित करने के लिए, जो मानव विकास गुण है इस गुण को विकसित करने के लिए, किसको दोस्तों, मानव विकास गुण को विकसित करने के लिए एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चे को गलत संदेश ना जाए। यह भी बिल्कुल सही है। और भी विकल्प है, देख लेते हैं, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि ऐसा विषय है जिसमें एक बार सारे के सारे विकल्प हमें देखने पड़ते हैं। आप उन सभी गुणों को प्रतिबिंबित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं। आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। आप वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे। तो
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है विकल्प ए। विकल्प ए के अंदर दे रखा है कि आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चे को गलत संदेश न जाए। आप दोस्तों शिक्षक बने हो तो शिक्षक के अंदर दोस्तों एक गुण होना चाहिए। वो गुण ये होता है कि जो वो करेगा उसी का रूप बालक करेंगे, क्योंकि बालक जो छोटे बालक होते हैं वो अपना आदर्श दोस्तों एक शिक्षक को मानते हैं। जब उनका आदर्श ही गलत काम करेगा तो वो क्या गलत काम नहीं करेंगे। आप मान लो दोस्तों आप किसी को आदर्श मानते हो, जैसे अमिताभ बच्चन को मानते हो। यदि अमिताभ बच्चन कहीं बैठकर सिगरेट पी रहा है तो आप भी सिगरेट नहीं पियोगे क्या। कहीं अमिताभ बच्चन अच्छा काम कर रहा है, किसी को पानी पिलाने का काम कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जब हमारा आदर्श किसी को पानी पिलाने का काम कर रहा है तो हमें भी पानी पिलाने का काम करना चाहिए ताकि प्यासे को प्यास बुझ जाए और हमें दुआ मिल जाए दोस्तों। तो एक बच्चे का आदर्श भी शिक्षक होता है। यदि शिक्षक गलत काम करेगा तो बच्चा भी गलत काम सीखेगा, यदि शिक्षक गलत काम नहीं करेगा तो बालक भी गलत काम नहीं सीखेगा। तो इसका जो उत्तर है वो ए सही है। ए यही कह रहा है कि आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चे को गलत संदेश नहीं जाएगा। तो विकल्प हमारा ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए दोस्तों। कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए, इसका जवाब विकल्प में से देखने से पहले मैं आपको पहले बता दूंगा और विकल्प पे बाद में जाएंगे। तो दोस्तों कक्षा का मॉनिटर की बात करूं तो कक्षा का मॉनिटर किसको होना चाहिए। कक्षा का मॉनिटर दोस्तों सभी छात्रों का प्रिय व्यक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, सभी छात्रों का प्रिय व्यक्ति होना चाहिए। 50 कक्षा की दोस्तों एक क्लास है, उन 50 में से एक को मॉनिटर बनाना है। और वो मॉनिटर कब बनेगा दोस्तों, जब वो 50 में से एक बनेगा। तो वो कब बनेगा, उसके लिए जो 49 है वो 49 में से कम 35 बच्चों का क्या हो दोस्तों, लोकप्रिय आदमी हो, लोकप्रिय विद्यार्थी हो, लोकप्रिय मित्र हो दोस्तों। ठीक है, तभी वो शिक्षक बनना, तभी वो शिक्षक नहीं दोस्तों मॉनिटर बनने के लायक है। मॉनिटर बनने के लायक इसलिए है क्योंकि यदि क्लास के अंदर शिक्षक उपस्थित नहीं होता है तो वो मॉनिटर उस कक्षा को दोस्तों निर्देश देता है कि आप ऐसा काम करें, वैसा करें, ये करें, वो करें, ये ना करें, ये करना है। तो क्या है कि उसकी बात पूरी क्लास मानती है। यदि वो सभी विद्यार्थियों का लोकप्रिय नहीं है, किसी का भी लोकप्रिय नहीं रहा, तो क्या उसकी बात मानेगी कक्षा। आप सोच लो, यदि आप जिस विद्यालय के अंदर, जिस कक्षा के अंदर पढ़े हो और आपका जो मॉनिटर बनाया गया यदि वो आपका लोकप्रिय था तो आपने उसकी बात मानी, और यदि वो बालक जो मॉनिटर बना वो आपका लोकप्रिय नहीं था तो क्या आप उसकी बात मानी, नहीं मानी। कोई नहीं मानता बात, आप क्या मानोगे। लोकप्रिय होना जरूरी है, तो लोकप्रिय होंगे तभी बात मानते हैं दोस्तों। तो हम विकल्प देख लेते हैं कि कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी। तो इसका दोस्तों जो उत्तर है वो उत्तर है पहला, कि कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी हो। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि एक शिक्षक है वो शिक्षक छात्रों में क्या है दोस्तों, नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है, विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति व्यय होता है, विद्यार्थी शिक्षक के प्रति प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं दोस्तों। तो शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास तो कर सकते हैं दोस्तों, विकसित भी कर सकते हैं। नैतिक मूल्य का अर्थ होता है दोस्तों ईमानदारी। क्या होता है दोस्तों, ईमानदारी होता है, दयालुता होता है, प्रेम वगैरह होता है। तो इस नैतिक मूल्य को विकसित करना शिक्षक क्या कर सकता है दोस्तों, तो क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्या है दोस्तों, क्षमता है। शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है, शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित कर कर आगे बढ़ा सकता है। जैसा रूप चाहे वैसा रूप एक शिक्षक दे सकता है विद्यार्थियों को। तो इसका उत्तर ए सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे दोस्तों,
आपकी कक्षा के अंदर एक प्रतिभाशाली बालक है जो आपके द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न का सभी जवाब दे रहा है, और वो भी त्वरित रूप में, यानी कि बहुत जल्दी देता है। आप प्रश्न पूछो उत्तर दे देता है, प्रश्न पूछो उत्तर दे देता है। तो आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए एक ही बात करनी है कि आप जो भी प्रश्न पूछते हो बालक उत्तर दे देता है। जैसा प्रश्न पूछा बालक उत्तर तैयार, प्रश्न पूछा नहीं कि उत्तर तैयार। तो एक काम करो, उस बालक से दोस्तों तुलनात्मक अध्ययन के रूप में प्रश्न पूछ लो। किसी दो बिंदु को लेकर एक साथ में तुलनात्मक प्रश्न पूछ लो। यदि वो बालक तुलनात्मक रूप से क्या है उस प्रश्न का उत्तर दे देता तो ठीक है। यदि वो उत्तर देने से घबरा जाता है तो उसे कहो कि घबराए ना, अधीर ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि मैंने पहले सिंपल एक लाइनर क्वेश्चन पूछे थे। जैसे मैं आपको पूछ लूं कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो आप बता देंगे जयपुर है। यदि आपसे मैं ये पूछ लूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो इन दोनों राजधानियों में अंतर बताइए, मुख्यतः अंतर क्या है? तो आप सोचेंगे, विचार करेंगे और शायद हो सकता है परेशान हो जाएंगे कि इन दोनों राजधानियों के मध्य अंतर क्या है, क्या विशेषता है, क्या है, इन दोनों राजधानियों के गुण क्या है, क्या होना चाहिए थे और क्या विशेषता है इनकी। तो आप क्या एक बार सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर भी आप घबरा जाएंगे कि आपको उत्तर तो आ रहा है लेकिन इसका उत्तर देख कैसे। तो इसके लिए दोस्तों शिक्षक को क्या करना चाहिए कि तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न तो हो, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या हो दोस्तों, एक बालक को सांत्वना देनी चाहिए कि अधीर यानी कि परेशान ना हो, घबराना नहीं चाहिए। थोड़ा सा समय लगेगा, सोच विचार कर जवाब तू दे पाएगा। जिस प्रकार से तूने जवाब दिया कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं और 19 नए जिलों की घोषणा हुई है जिनको मिलाकर 50 जिले बने हैं। तो अब वो जिले तो बन गए, तूने उसके उत्तर भी दे दिए, लेकिन तूने तुलनात्मक अध्ययन भी तो किया होगा, तो उस अध्ययन के तहत उत्तर दे सकता है तू। केवल तू घबरा रहा है, मैंने प्रश्न थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से पूछ लिया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो बालक को समझाना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होगा कि आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। तो विकल्प आपका ए सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि। दोस्तों एक बार इधर देखना, जो प्राथमिक स्तर है दोस्तों, इस प्राथमिक स्तर के लिए महिला शिक्षा को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। क्यों उपयुक्त माना गया है, इसका हमें उत्तर देना है दोस्तों। तो जो सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों, इसकी बात करूं दोस्तों, तो यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा है। क्या दोस्तों? प्राथमिक स्तर की एक शिक्षा है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा है। तो इस प्राथमिक स्तर की शिक्षा की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर जो बालक आते हैं वो कक्षा 1 से कक्षा 5 के आते हैं। प्राथमिक स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर के अंदर कक्षा 1 से 5 तक के बालक आते हैं दोस्तों। अब कक्षा 1 से 5 तक के बालक आते हैं तो इनकी आयु दोस्तों 6 से 10 वर्ष की होगी या 6 से 11 वर्ष की होगी। कितनी होगी दोस्तों? यदि वो बालक दोस्तों कुछ भी गलत कदम करता है, कोई शैतानी करता है, मस्ती करता है, शरारती बालक होते हैं और करते भी है, हमने भी की है, तो यह बालक भी करेगा, शैतानी करेगा, मस्ती करेगा, शरारती करेगा दोस्तों, किसी के साथ छेड़छाड़ करेगा, किसी के कुछ चुबाएगा, किसी के ऊपर कंकर फेंकेगा, किसी के क्या है दोस्तों चिमटी काटेगा, किसी का कुछ और करेगा दोस्तों, किसी के गर्दन में कुछ डालेगा, किसी के कुछ शर्ट के बटन फाड़ेगा, तो कुछ करेगा दोस्तों। तो इन बालकों को दोस्तों एक स्तर पर लाने के लिए और इन बालकों की शरारतों को समझने के लिए दोस्तों महिला शिक्षक उपयुक्त है। महिला शिक्षक इसलिए उपयुक्त है क्योंकि दोस्तों इस महिला शिक्षक के पास क्या है दोस्तों, एक तो धैर्य है। क्या है दोस्तों? धैर्य है। क्योंकि एक जो पुरुष शिक्षक होता है दोस्तों वो फटाफट रुक जाता है, उनसे उब जाता है और बालकों पर क्या गुस्सा कर देता है। लेकिन महिला शिक्षक क्या है कि वो उन बालकों के ऊपर गुस्सा नहीं कर पाती है। तो गुस्सा नहीं कर पाने के कारण क्या है, उनके पास एक धैर्य है और साथ ही साथ क्या है दोस्तों, वो बालकों से ज्यादा प्यार भी करती है। क्या करती है दोस्तों? बालकों से प्यार भी करती है और बालकों से प्यार करने के साथ वो बालकों से ज्यादा घुल मिल जाती है और बालक उनकी बात मान लेते हैं, जैसा वो कहती है वैसा बालक कर लेते हैं
और यदि हमें देख लो, यदि हम बालक के साथ रहें और बालक की शरारतें और मस्ती से उब जाए तो हम क्या कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। लेकिन एक महिला शिक्षक ये होती है कि वो गुस्सा नहीं करती, उसके साथ प्रेम से रहती है, उसके पास धैर्य है। हम क्या दोस्तों, हमारा धैर्य खो देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो महिला शिक्षक है वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। इसका जो उत्तर है दोस्तों, विकल्प ए सही है। विकल्प ए के अंदर दे रखा है कि वे बच्चे के साथ धैर्य पूर्वक और प्यार से काम करती है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोस्तों, आपने किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने के लिए कहा, दोस्तों दरवाजा बंद करने के लिए कहा और वो व्यक्ति दरवाजा को बंद कर देता है, बंद कर देता है। आपने निर्देश दिया और उसने उस निर्देश की पालना कर दी दोस्तों, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है दोस्तों, जो आपने निर्देश दिया था वो निर्देश क्या था दोस्तों? जो आपने दरवाजा बंद करने के लिए दोस्तों जो निर्देश दिया था वो निर्देश क्या है? वो निर्देश प्रभावी है। प्रभावी है तभी तो उसकी पालना की गई। मैं आपको कहता हूं कि आप रोजाना आज से 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। यदि बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो दोस्तों तो आज से 8 घंटा प्रारंभ कर दो, क्योंकि आज से समय दोस्तों आपका 28 अगस्त को पेपर है और आज तारीख दोस्तों 1 हो गई, यानी कि आपके पास अब समय देख लो, 28 को तो पेपर है, 27 को आप सब कुछ तैयारी करोगे कि हमें 28 को पेपर देने जाना है सुबह, तो 27 का तो दोपहर बाद तो आप पढ़ाई भूल जाओ, और आज 1 तारीख हो गई। तो अब आप देख लो 1 और 27 के बीच में जो संबंध रहा वो 26 दिन का रहा। यदि आप मेरी बात मानते हो कि आप 8 घंटे आज से पढ़ाई शुरू कर देते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। सिलेक्शन इसलिए श्योर है क्योंकि 8 घंटा दोस्तों, अभी भी आप 26 दिन तक 8 घंटा पढ़ाई करते हो तो वो कम नहीं है। आप लगभग 2 बार सिलेबस को देख सकते हो वापिस। जब 2 बार सिलेबस को देख सकते हो तो क्या आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे? अब मेरे द्वारा जो ये बात कही गई है यदि आपके लिए एक प्रभावी रूप से कही गई है तो क्या आप इस बात का निर्देश का पालन नहीं करोगे? बिल्कुल इस बात का निर्देश का पालन करोगे। तो क्या है, मैंने जो कहा उस बात को आपने माना है निर्देश के रूप में, तो वो एक प्रभावी निर्देश है और प्रभावी निर्देश होने के कारण इसका हमने निष्कर्ष निकाला कि हमने जो निर्देश दिया था वो प्रभावी निर्देश था। विकल्प ए के अंदर दोस्तों दे रखा है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प ए है दोस्तों। क्या है दोस्तों? विकल्प ए दोस्तों। अभी तक हमने जितने प्रश्न देखे दोस्तों उन सभी के अंदर विकल्प ए सही था। तो आप ये मत सोच लेना कि परीक्षा के अंदर लगभग 5-10 प्रश्न आएंगे, उसके अंदर सभी के अंदर क्या है दोस्तों, विकल्प ए सही होगा दोस्तों। ये मेरे पास दोस्तों टेबलेट है, इस टेबलेट के अंदर सुविधा ही ऐसी है, मैं जैसे चाहूं वैसे प्रश्न को आगे पीछे करके लेता रहूं। तो मैंने क्या है कि दोस्तों जो जितने भी विकल्प ए के लगभग थे दोस्तों वो सब मैंने आगे कर दिया प्रश्नों को, कि ताकि सबका एक साथ निपटारा कर दूं कि विकल्प ए विकल्प ए विकल्प ए। ठीक है, अब हम अलग अलग विकल्प पर चर्चा करेंगे, जो होगा उत्तर वही चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी वही उत्तर था जो आपके प्रश्न आए थे, उसी प्रकार से प्रश्न चल रहे दोस्तों। प्रश्न हमारा अगला यह है कि कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है दोस्तों। जो कक्षा कक्ष है दोस्तों उस कक्षा कक्ष के अंदर संचार निर्भर करता है। संचार यानी कि जो आपके पास सूचनाएं हैं उस सूचनाएं या ज्ञान को जब आप आदान प्रदान करते हो तो यह आदान प्रदान किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ये जो आदान प्रदान है जो कक्षा की अंत क्रिया होती है, यानी कि मैंने आपको कुछ प्रश्न पूछा, आपने उत्तर दिया, आपने कुछ पूछा, मैंने उत्तर दिया, आपको कुछ ऐसी नई जानकारी मिली जो मुझे पता नहीं थी, वो आपने मुझे दी, और उस जानकारी से मुझे कुछ नए डाटा और मिले, तो उन नए डाटा को मैंने अपडेट किया और मेरे पास और कोई जानकारी आई, मैंने आपके साथ क्या दोस्तों शेयर की। तो क्या हुई, एक दूसरे के साथ शेयर किया, हमने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए, जो हमने अंत क्रिया की दोस्तों वो कक्षा कक्ष के अंदर संचार निर्भर करती है। तो हमारा जो उत्तर है दोस्तों वो विकल्प डी, देखिए आप डी के अंदर लिखा हुआ है कि कक्षा कक्ष के अंदर क्या है दोस्तों, अंत क्रिया निर्भर है। क्या है दोस्तों? कक्षा
अंत्य क्रिया पर निर्भर है, अंत्य क्रिया पर, क्या दोस्तों, अंत्य क्रिया पर है। ठीक है दोस्तों, अंत्य क्रिया पर है। विकल्प आपका डी सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि एक शिक्षक को करना चाहिए, जो शिक्षक है उसे क्या करना चाहिए दोस्तों, तो उसे क्या करना चाहिए, विकल्प देखते हैं कि अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना, छात्रों के हित के कार्य, छात्रों की देखभाल करना। तो दोस्तों एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, वो विकल्प नंबर दूसरा देखिए, इसके अंदर कह रहा है कि जो छात्रों की जो शैक्षिक उत्थान है, यानी कि छात्रों के लिए जो शिक्षा का स्तर है दोस्तों, शिक्षा का स्तर, उस स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करना। यानी कि मैं आपको जो शिक्षण अभिरुचि पढ़ा रहा हूं मान लो, तो इस शिक्षण अभिरुचि के अंदर दोस्तों आपका ज्ञान थोड़ा सा है कि आप कुछ प्रश्न कर सकते हो हल। जैसे मैंने एक ट्रिक बताई थी मेरे एक वीडियो बनाकर कि जहां भी प्रश्न के अंदर यह आए कि इसका विकल्प, प्रश्न कुछ भी पूछा गया हो और विकल्प के अंदर दे रखा है कि कारण जानने का प्रयास करूंगा, तो आपको क्या है कि एक पता चल गया कि विकल्प के अंदर कहीं भी मिल जाए कि कारण जानने का प्रयास करूंगा, तो हमारा वो सटीक उत्तर है, हमें उस उत्तर पर क्या है दोस्तों राइट कर देना चाहिए, वो परीक्षा में सही हो जाएगा। तो क्या है कि आपने पहले तो ऐसे ही प्रश्न पढ़े, दिमाग लगाया, ये हो सकता है वो हो सकता है, मैंने आपको एक तरीका दे दिया कि जहां भी कारण जानने का प्रयास करें या कारण जानेंगे तो वो प्रश्न दोस्तों जैसे आए और विकल्प में ये आए कारण जानने का प्रयास करना है, उसको राइट कर देना। यानी कि जो आपका ज्ञान था उस ज्ञान के अंदर मैंने थोड़ा सा और ज्ञान मिलाया, तो आपके ज्ञान को, जो आपके अंदर दोस्तों जो शिक्षा थी, उस शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने का क्या किया मैंने, प्रयास किया। तो शिक्षक को यही काम करना चाहिए कि जो छात्र के अंदर जो शिक्षा है उस शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाना चाहिए। विकल्प भी आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने का कारण दोस्तों एक ही है, रोजगार पाने के लिए, बेरोजगारी के कारण। दोस्तों ग्रामीण लोगों के आज भी लोग मानते हैं कि एक बालक जल्दी रोजगार के लिए जाएगा, जल्दी पैसा कमाएगा तो वो सुख शांति से रहेगा, आगे बढ़ेगा। वो ग्रामीण लोग दोस्तों, गांव के लोग आज भी शिक्षा को महत्व नहीं देते। महत्व इसलिए नहीं देते कि बालक यदि 10वीं पास कर ली, 8वीं पास कर ली और रोजगार पर चला गया, कमाने चला गया, तो उसके पास तो पैसे आएंगे, साथ में जो घर की अच्छी सुविधा भी बढ़ेगी, घर के अंदर दोस्तों पैसे भी आएंगे, सुख सुविधा बढ़ेगी। वो बालक क्या है दोस्तों, रोजगार पर लग जाएगा, जल्दी पैसा कमाने लग जाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा, वो भी खुद अच्छा सुख सुविधाओं का उपयोग करेगा दोस्तों। तो जो इसका उत्तर है सी है कि त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता होती है। त्वरित रोजगार यानी कि जल्दी कम आयु में कुछ आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या दोस्तों शिक्षा को छोड़ रहे हैं, विद्यालयों को क्या दोस्तों छोड़ने की सर्वाधिक दर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है दोस्तों। जो एक शिक्षक है वो अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है, उनसे सदैव हंसी मजाक करके, उनसे उचित दूरी बनाकर, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, छात्रों का अपना मित्र बनाकर। तो दोस्तों इसका सी उत्तर सही है कि जो एक शिक्षक है वो अपने छात्रों के साथ संबंध दोस्तों, वो मधुर संबंध कब स्थापित कर सकता है, तो इसका उत्तर यह है कि शिक्षक अपने छात्रों की पहले समस्या सुने, फिर उसके बाद क्या करे दोस्तों, उन समस्याओं का निदान करे। जब निदान होगा, बालक की समस्या सुनी जाएगी और उस बालक की समस्याओं का निदान होगा, तो शिक्षक और छात्र के मध्य जो संबंध है वो क्या होंगे दोस्तों, मधुर होंगे। विकल्प आपका सी सही है। अगला प्रश्न है कि यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों। कुछ गरीब छात्र है, कुछ निर्धन छात्र है, आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं विद्यालय के अंदर दोस्तों। यदि आप उन्हें अतिरिक्त समय नहीं दे पाते हैं तो आपको एक काम करना है कि जब जब भी आपको समय मिले और जब जब भी उनको कठिनाई मिले पढ़ने के अंदर, तब तब आपको उनकी क्या है दोस्तों सहायता कर देनी चाहिए, तब आप उनका मार्गदर्शन कर देना चाहिए दोस्तों। और आवश्यकता हो उनको कि हमें यहाँ कठिनाई आ रही है पढ़ने के अंदर, समझने के अंदर दोस्तों, तो क्या है आपको उनकी सहायता कर देनी चाहिए। और उनकी जो कठिनाई स्तर समस्या है दोस्तों, समझने की जो कठिनाई की समस्या है, किसी चीज को कठिनाई को लेकर दोस्तों क्या है समस्या है, तो इस समस्या को क्या कर देना चाहिए दोस्तों,
दूर कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? आपको दूर कर देना चाहिए। तो हम विकल्प देख लेते हैं। उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे दोस्तों। तो विकल्प सी सही है कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को क्या करेंगे दोस्तों? पूरा करेंगे, यानी कि जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे, दूर करेंगे दोस्तों, कठिनाइयों को पूरा करेंगे। पूरा दोस्तों प्रिंट मिस्टेक छप गई है हमारे टीम द्वारा दोस्तों, पूरा लिखा गया है, जहां पर उनको लिखना था दूर। क्या है दोस्तों? उनकी कठिनाइयों को दूर करेंगे, दूर लिखना था, लेकिन टीम क्या टाइपिंग करती है, लिखते वक्त ध्यान कहीं और चला गया होगा उनका, तो वो पूरा लिख दिया। तो मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, सभी से होती है। तो इसका उत्तर सी है, पूरा की जगह आपको दूर कर देना है। अगला विकल्प है कि शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ बैठता है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? आप शैक्षिक यात्रा यानी कि भ्रमण पर जा रहे हो, शिक्षा संबंधित, कहीं घूमने शिक्षा संबंधित जा रहे हो, और आप जिस बस के अंदर जा रहे हो दोस्तों, उस बस के अंदर एक आपका छात्र है, वो किसी वृद्ध को लेकर, यानी कि इस सीट पर मैं बैठा हूं, तो बालक उठ जाता है किसी कारण से, वृद्ध बैठ जाता है, तब वापस बालक जाकर उनसे झगड़ा करता है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? तो आपको एक ही काम करना चाहिए कि बालक को समझाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि जो वृद्ध है उन वृद्ध की, यानी कि जो वृद्ध लोग हैं, इन वृद्ध लोगों की क्या करनी चाहिए दोस्तों? इन वृद्ध लोगों का आदर करना चाहिए, इन बूढ़ों लोगों का, इन बुजुर्ग लोगों का क्या करना चाहिए दोस्तों? आदर करना चाहिए। बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, बड़ी उम्र के लोगों का। तो विकल्प बी देखिए कि उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करें, जो वृद्ध जन है, वृद्ध लोग हैं, उनका क्या करें दोस्तों? आदर करें। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। एक छात्र है, उस छात्र की प्रगति का ब्यौरा दोस्तों अभिभावकों को देना आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो छात्र की प्रगति है, उस प्रगति का ज्ञान क्या हो दोस्तों? उसके माता पिता का भी हो कि बालक ने क्या प्रगति हासिल की, क्या प्रगति हासिल नहीं की, तो इसकी जानकारी उसके क्या हो? अभिभावक को भी हो। और अभिभावक को उसकी प्रगति हासिल हो, उसके लिए दोस्तों जो प्रगति का ब्यौरा है वो उसके माता पिता या उसके अभिभावक को देना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों विकल्प ए दे रखा है कि इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति क्या है दोस्तों? जान सकते हैं। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कि यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों? क्या करना है वो विकल्प देखना, पहले ऐसे ही जवाब मत दे देना। चलो एक बार विकल्प देख लेते हैं कि कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे दोस्तों। तो इसके अनुसार जो उत्तर होगा, प्रश्न आपसे पूछा गया कि आप मूल्यांकन कर रहे तो आप किससे ज्यादा अधिक नंबर देंगे? विकल्प देखते हुए लग रहा है दोस्तों, तो आप किससे नंबर देंगे, क्या नंबर देंगे दोस्तों? तो इसका जो उत्तर है वो मैं उत्तर बता दूं दोस्तों आपको। तो इसका विकल्प ए सही है कि बालक के जितना कार्य हुआ होगा उतना ही अंक देना है, यानी कि कार्य के अनुसार क्या है दोस्तों? कार्य के अनुसार अंक प्रदान करना। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हो तो मूल्यांकन के अंदर देखा जाता है कि बालक ने क्या कार्य किया, चाहे वो आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ता हो, चाहे वो ना पढ़ता हो, इसके साथ ही साथ वो अमीर छात्र हो या गरीब छात्र हो, बालक ने जो कार्य किया है कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे। विकल्प ए सही है आपका दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक को दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। जो एक अध्यापक है उसे दृश्य और सर्वे सामग्री का, किसका दोस्तों? दृश्य और सर्वे सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य सर्वे सामग्री का अर्थ होता है दोस्तों कि जो वस्तु से हम देख भी सकते हैं और उस वस्तु से हम सुन सकते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल के अंदर दोस्तों आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और आप दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प देखते हैं कि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है। बिल्कुल छात्रों की पाठ में रुचि रहती है दृश्य सर्वे सामग्री से।
छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है, बिल्कुल रखती है, ध्यान केंद्रित रखती है। ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, बिल्कुल ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करना तथा जो पाठ के अंदर विविधता है उस विविधता को लाने के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, सहायक है। तो उपरोक्त सभी डी के अंदर दे रखा है दोस्तों उपरोक्त सभी, तो आपका उत्तर क्या है? डी है, उपरोक्त सभी है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए दोस्तों। जो कक्षा कक्ष संप्रेषण है दोस्तों वो होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। दोस्तों जो कक्षा कक्ष संप्रेषण है दोस्तों वो क्या होना चाहिए? वो दोस्तों कक्षा कक्ष संप्रेषण है दोस्तों वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्र केंद्रित इसलिए होना चाहिए क्योंकि आज के युग में दोस्तों छात्र के अनुसार चलोगे तो छात्र आपकी बात मानेगा, सीखेगा। यदि आप आपके अनुसार चले और छात्र को समझ में नहीं आ पाया तो कठिनाई होगी। आपको ये देखकर चलना है कि छात्र को क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। बालक को जिस स्थिति में समझ में नहीं आ रहा है, जिस स्टेप के अंदर, जिस प्रक्रिया के अंदर समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो उस प्रक्रिया को समझाने के लिए बालक को जिस प्रकार से समझ में आता है उस प्रकार से आपको गुजरना पड़ेगा। यानी कि कक्षा का जो संप्रेषण है दोस्तों, कक्षा का संप्रेषण सूचनाओं का आदान प्रदान है दोस्तों, उसके लिए आपको बालक केंद्रित होना पड़ेगा। एक बालक को जिस प्रकार का ज्ञान है उस ज्ञान को लेते हुए आगे बढ़ना होगा। यदि आपके अनुसार चले और किसी बालक को आपके अनुसार चलने पर ज्ञान कम है तो उसके लिए नया ज्ञान लेने के लिए समस्या हो जाएगी। बालक को पुराने ज्ञान का देखना पड़ेगा कि बालक को पुराना ज्ञान कितना है, बालक के अंदर बालक को क्या आता है, बालक को जहां तक आता है वहां से आगे लेकर चलना है हमें। तो क्या है दोस्तों, जो कक्षा कक्ष संप्रेषण हो या कक्षा कक्ष शिक्षण हो वो छात्र केंद्रित ही होगा। विकल्प सी है। अगला प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिल्कुल अध्यापक की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, विकल्प ए गलत है। अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा। कार्यभार अधिक नहीं होगा दोस्तों। आईसीटी का यदि कक्षा शिक्षण में प्रयोग किया जाता है दोस्तों तो कार्यभार कम पड़ जाता है। अध्यापक की भूमिका समन्वयक यानी संचालक के रूप में रहेगी। बिल्कुल रहेगी। अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी? नहीं, केंद्रीय नहीं होगी दोस्तों। इसका उत्तर सी है कि यदि कक्षा के अंदर आईसीटी यानी कि आपको दोस्तों प्रोजेक्ट के रूप में कक्षा के अंदर पढ़ाया जाता है तो उसके लिए दोस्तों शिक्षक है वो समन्वयक या संचालक रह जाता है कि उसे चालू करना है और कहीं कुछ ऐसी चीज आ जाए जो आपको समझाने लायक है तो उसको रोक कर समझा सकता है। बाकी उससे इतना कार्यभार नहीं रहता है, उससे इतना समय नहीं लगता है, उसे समझाने की भी जरूरत कम पड़ती है क्योंकि वो जिस माध्यम से पढ़ा रहा है आपको आईसीटी के माध्यम से, तो क्या उससे आपको समझने में ज्यादा फायदा हो रहा है। तो जो अध्यापक की भूमिका है वो समन्वयक या संचालक के रूप में रहेगी। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे दोस्तों समाज में एक शिक्षक का स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे क्या करते हैं दोस्तों? भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं। भावी नागरिकों का क्या करते हैं दोस्तों? भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं। तो विकल्प आपका सी सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए, जो एक शिक्षक है उस शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना होता है? तो एक ही काम करना है कि जो उसका दायित्व है, जो उसकी जिम्मेदारी है शिक्षक की, क्या है दोस्तों? शिक्षक का एक तो दायित्व होता है। दायित्व क्या है या उसकी जो जिम्मेदारी क्या है दोस्तों, उस जिम्मेदारी को क्या करना है? जिम्मेदारी या दायित्व क्या है उसको क्या करना है दोस्तों? पूरा करना है। यदि अपने दायित्व को वो निभाना चाहिए, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए एक शिक्षक को अपना दायित्व या जो जिम्मेदारी है उसको क्या है दोस्तों? निभानी चाहिए। तो विकल्प आपका बी है वो सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे दोस्तों? जो आप अध्यापक है दोस्तों और अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किन कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? राजनीति की चर्चा करने में, मनोरंजन कार्यों में, धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में या सामाजिक कार्यों में दोस्तों? तो इसका जो उत्तर है
वो सामाजिक कार्यों में होगा। क्या होगा दोस्तों? सामाजिक कार्यों में। आप शिक्षक बन रहे हो दोस्तों, शिक्षक बनने के बाद आपका जो शाम का समय होगा वो समय आप दोस्तों क्या है, सामाजिक कार्य में लगाना चाहिए। क्योंकि सामाजिक कार्य में लगाओगे तो आप समाज के लोग हैं आपके आसपास जहां आप रहते हो, जहां के बालकों को पढ़ाते हो, यदि उस समाज के कार्य में लगाओगे आपका समय, तो उन लोगों से आप क्या मेलजोल बढ़ेगा, उस समाज के रीति रिवाज से आपको पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि बालकों को पढ़ाना कैसा है। क्योंकि उनकी रीति रिवाज, उनकी प्रकृति, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा क्या है वो आप सबको पता चलेगा दोस्तों। जब आपको पता चलेगा तो आप उसके माध्यम से पढ़ाओगे तो एक बालक को ज्यादा सीखने को मिलेगा और बालक जल्दी सीखेगा। तो इसलिए क्या है दोस्तों, सामाजिक कार्यों में समय बिताना चाहिए। विकल्प आपका डी सही है। अगला प्रश्न है कि सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है? नहीं दोस्तों, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन रखता है या छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। दोस्तों सफल शिक्षक वही है जो छात्रों की प्रगति के लिए, यानी कि जो एक छात्र है उस छात्र की प्रगति कैसे हो उसके लिए वो क्या है, शिक्षक हर समय सजग रहता है। यानी कि जिस प्रकार से वो बालक की क्या करना चाहता है दोस्तों, प्रगति करना चाहता है और प्रगति करने के लिए उसे जहां कहीं से भी जो भी जरूरत पड़े वो सब कुछ करता है और सजग रहता है कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूं बालक के लिए, ताकि इस बालक की क्या है दोस्तों, प्रगति होती रहे। तो छात्रों की प्रगति के लिए प्रति सजग रहता है, वही शिक्षक सफल शिक्षक कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? दोस्तों आप छात्रों को दंड दे रहे हो तो दंड देते समय किस मापदंड का पालन करेंगे? अपराध की आवृत्ति और गंभीरता, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, केवल अपराधी की गंभीरता, केवल अपराध की आवृत्ति। दोस्तों पहली बात तो यह देखना कि बालक ने अपराध क्या किया। दोस्तों बालक ने अपराध क्या किया और बालक ने जो अपराध किया है उसकी आवृत्ति कितनी है, यानी कि उस अपराध की सीमा कितनी थी, बालक ने अपराध कितना बड़ा किया है दोस्तों, साथ ही साथ कितना गंभीर किया बालक ने। जो अपराध बालक ने किया यदि उसकी आवृत्ति कम है, यानी कि उसकी सीमा कम है, बालक ने छोटा अपराध किया, कम गंभीर अपराध किया, तो उसके लिए कम दंड देना। यदि बालक ने ज्यादा क्या किया दोस्तों, अपराध किया है और अधिक गंभीर अपराध कर दिया है, तो उसके लिए बालक को दंड भी अधिक मिलना चाहिए। तो आपका विकल्प ए सही है। दोस्तों आपको भी विद्यालय के अंदर दंड मिला होगा और दंड वो आपके अपराध के अनुसार मिला होगा। यदि आपने कम अपराध किया होगा, छोटा सा अपराध किया होगा, छोटा मोटा, किसी के चिमटी काटी होगी, किसी को कुछ कपड़े के अंदर डाला होगा, तो छोटा मोटा आपको दंड मिला होगा। यदि आपने किसी के साथ जबरदस्ती कुछ काम किया है दोस्तों, तो आपको भी क्या है, दंड भी वैसे ही मिला होगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो दोस्तों सबसे पहले तो विलंब से आने का कारण जानना है आपको। क्या करना दोस्तों, विलंब से जो आ रहा है ना, तो इस विलंब से आने का कारण क्या है वो कारण जानना आपको। जब आप कारण जान लोगे तो उसके विलंब से आने का कारण जान लोगे, तो उसकी जो समस्या है देरी से विद्यालय आने की दोस्तों, उस देरी से आने की समस्याओं से आप निपटारा कर दोगे। तो विकल्प भी देखिए, इसके कारणों का पता लगाएंगे कि यह विद्यालय में देरी से क्यों आता है, छात्र विलंब से क्यों आता है। अगला प्रश्न देखिए कि शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे? एक शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे? नए ज्ञान के लिए, नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, सहयोग के लिए। दोस्तों तो शिक्षक के रूप में दोस्तों आप जो अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेंगे वो लेंगे नए ज्ञान के लिए। किसके लिए दोस्तों? नए ज्ञान के लिए। क्योंकि जब आपको नया ज्ञान प्राप्त होगा दोस्तों तो उससे बालक को क्या होगा, फायदा होगा। क्योंकि आपको यदि नया ज्ञान प्राप्त होगा तो उस ज्ञान को दोस्तों आप क्या करेंगे, आपके बालकों तक वितरित करेंगे। जब आप आपके बालकों को वितरित करेंगे तो उनके जो ज्ञान समृद्धि है, जो स्मृति है, उसके अंदर क्या है दोस्तों, ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, बालक के सीखने का जो स्तर है वो बढ़ेगा दोस्तों। तो क्या है, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे? नए ज्ञान के लिए लेना चाहेंगे दोस्तों। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कि सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है दोस्तों।
सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन की बात करूं शिक्षक के रूप में दोस्तों, यदि शिक्षक बनने जा रहे हो तो शिक्षक के रूप में यदि सोचते हो तो जो सजगता पैदा करने का दोस्तों सर्वोत्तम साधन है, वो सर्वोत्तम साधन क्या हो सकता है दोस्तों सजगता पैदा करने के लिए? वो हो सकता है दोस्तों एक पुस्तक। क्या हो सकती है? एक पुस्तक ही हो सकती है जो क्या है वो सजगता पैदा कर सकती है दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका सी सही है। अगला प्रश्न है कि अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है दोस्तों। एक जो अध्यापक है उस अध्यापक का दोस्तों जो सामान्य ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान दोस्तों किससे बढ़ेगा? वो सामान्य ज्ञान दोस्तों समाचार पत्रों से बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा दोस्तों? समाचार पत्रों से बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा दोस्तों? समाचार पत्रों से बढ़ेगा। छात्र से, साथी अध्यापक से, पत्र पत्रिकाएं से या परिवारजन से? तो विकल्प सी देखिए दोस्तों, पत्र पत्रिकाएं से बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। जो शिक्षा है उस शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना, व्यक्तित्व विकास। तो दोस्तों जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वो उद्देश्य है व्यक्तित्व विकास। क्या है दोस्तों? व्यक्तित्व विकास है। जब एक बालक का व्यक्तित्व विकास हो जाएगा तो उसका जो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। सबसे जरूरी है दोस्तों व्यक्तित्व विकास ही जरूरी है एक बालक का। जब बालक का व्यक्तित्व विकास होगा तो क्या होगा दोस्तों? उसका जो शिक्षा का उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह आधारित, तानाशाही? दोस्तों जो सफल नेतृत्व है वो प्रजातांत्रिक होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रजातांत्रिक होता है। प्रजातांत्रिक होता है। ठीक है दोस्तों, एक सफल नेतृत्व प्रजातांत्रिक होता है। सफल नेतृत्व प्रजातांत्रिक यानी कि प्रजा के द्वारा जो किया गया नेतृत्व है वो सफल होता है दोस्तों। ठीक है, विकल्प ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि? दोस्तों छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है, उनका वेतन कम है, या स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहता है। दोस्तों एक शिक्षक दोस्तों यदि वो ट्यूशन कर रहा है तो ट्यूशन करने का एक ही कारण है, क्या है? कि उसे वेतन है जो वेतन कम मिलता है। क्या है दोस्तों? यदि दोस्तों आप शिक्षक बन जाओ, शिक्षक बनने के बाद आपको यदि अच्छा खासा पैसा मिलता हो तो क्या आप ट्यूशन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। ट्यूशन शिक्षक, सरकारी शिक्षक दोस्तों ट्यूशन वही करता है जिसे क्या है दोस्तों? कम वेतन मिलता हो। क्या मिलता हो? कम वेतन मिलता हो। और कम वेतन यानी कि उसका जो घर खर्चा है, जो गृहस्थ परिवार है, उसका खर्चा निकालने के लिए दोस्तों जो वेतन मिलता है वो कम पड़ता है, तो उसके लिए क्या करता है दोस्तों? वो ट्यूशन लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न से संबंधित होनी चाहिए। दोस्तों शिक्षा व्यावसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति एवं अध्यात्म से संबंधित हो, उपयुक्त सभी। दोस्तों शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न से संबंधित होनी चाहिए। दोस्तों शिक्षा व्यावसायिक हो, बिल्कुल शिक्षा व्यावसायिक होनी चाहिए। वैज्ञानिक हो, बिल्कुल होनी चाहिए। संस्कृति एवं अध्यात्म से संबंधित हो, बिल्कुल होनी चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी। तो विकल्प आपका डी है दोस्तों, उपयुक्त सभी, यह सही है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। दोस्तों यदि अध्यापक की जागरूकता है तो वो किस पर निर्भर करती है? दोस्तों वो करती है अध्यापक का ज्ञान पर। दोस्तों किस पर? दोस्तों यदि अध्यापक का ज्ञान है तो इसके ऊपर अध्यापक की क्या है दोस्तों? जागरूकता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? यह करती है अध्यापक के ज्ञान पर। तो विकल्प ए देखिए दोस्तों, अध्यापक का ज्ञान क्या है? अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, अध्यापक के अंदर दोस्तों जितना ज्ञान होगा वो उतना ही जागरूक होगा। ठीक है दोस्तों, यदि ज्ञान कम है तो वो जागरूक कम होगा, अधिक ज्ञान है तो वो जागरूक भी अधिक होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों आप शिक्षक बनने जा रहे हो दोस्तों, एक सलाह देता हूं, शिक्षक हमेशा राजनीति से दूर रहता है। शिक्षक हमेशा दोस्तों क्या होता है? शिक्षक हमेशा राजनीति से दूर रहता है। किसे दोस्तों? राजनीति से क्या रहता है? दूर रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि कहीं पर भी राजनीति बहस चल रही है तो आप उससे दूर होकर निकल जाइए, उस पर कोई ध्यान मत दीजिए, क्योंकि शिक्षक होने का यही फायदा है कि आप राजनीति में नहीं जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप ध्यान नहीं देंगे।
विकल्प डी सही है। विकल्प ए के अंदर दे रखा है सक्रिय भाग लेंगे, बिल्कुल दोस्तों गलत है। शिक्षक का कोई काम नहीं है राजनीति से लेना देना। हाँ, राजनीति का ज्ञान पूरा रखना चाहिए शिक्षक को, क्योंकि अपने बालकों को राजनीति के बारे में समझाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि बालक आगे बढ़कर दोस्तों जब आगे जाएंगे, उनकी उम्र होगी, तब वो यदि चुनाव लड़े तो राजनीति का प्रयोग सही करे और सही दिशा में राजनीति करे दोस्तों। आनंद लेंगे नहीं, किसी एक पक्ष की ओर होंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल डी सही है कि ध्यान नहीं देंगे। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है दोस्तों, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है दोस्तों। एक छात्र है, उस छात्र का सर्वांगीण विकास दोस्तों किस प्रकार से किया जाता है? सर्वांगीण विकास दोस्तों अच्छी शिक्षा देकर। किससे दोस्तों? अच्छी शिक्षा देकर या फिर अच्छा शिक्षण करवाकर, अच्छी शिक्षा देकर या फिर अच्छा शिक्षण करवाकर उसका क्या है दोस्तों? सर्वांगीण विकास है, वो सर्वांगीण विकास करवा सकते हैं। तो विकल्प ए देखिए कि अच्छी शिक्षण सुविधा देकर उस बालक का, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब क्या हो दोस्तों? गंभीर हो। एक समूह का नेता दोस्तों वो तब ही सफल नेतृत्व दे सकता है या कर सकता है जब वो अपने समूह के प्रति, जब वो अपने कर्तव्य के प्रति, जब वो अपने जिम्मेदारी के प्रति क्या हो दोस्तों? गंभीर हो। तभी वह नेता अपने समूह के प्रति क्या है दोस्तों? नेतृत्व दे सकता है, और वो भी कौन सा नेतृत्व दोस्तों? सफल नेतृत्व दे सकता है। सी सही है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए दोस्तों। जो जटिल और कठिन विषय वस्तु है दोस्तों, इस जटिल और कठिन विषय वस्तु का दोस्तों क्या करवाना चाहिए? शिक्षण करवाना चाहिए दोस्तों, जटिल व कठिन। तो इसका दोस्तों जो शिक्षण है वो शिक्षण किस प्रकार से करवाना चाहिए और कैसे करवाना चाहिए इस विषय वस्तु का दोस्तों, तो एक ही ध्यान रखना, जो जटिल और कठिन विषय वस्तु है उसे पहले तो आप खंडों में बांटो, और खंडों में बांटने के बाद दोस्तों क्या है? शिक्षण करवाओ, ताकि बालकों को आप छोटे छोटे खंडों में बांटकर ऊपर तक ले जाओगे तो बालक को क्या आसानी से समझ में आएगा। जो कठिन और जटिल है वो विषय वस्तु क्या है? एक बालक को सरल लगेगी दोस्तों। तो इसका उत्तर भी है खंडों में बांटकर। अगला प्रश्न है कि निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है दोस्तों। जो निकट समाज है उस समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं उन बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है दोस्तों। तो सर्वोत्तम साधन एक ही है कि उस समाज का आप क्या कर लो दोस्तों? सर्वे कर लो। क्या कर लो दोस्तों? उस समाज का आप सर्वे कर लो कि उस समाज के अंदर किस प्रकार की बुराइयां चल रही है। उस समाज का आप दोस्तों क्या है? उस समाज की आप जांच पड़ताल कर लो कि इस समाज के अंदर क्या बुराइयां चल रही है, क्या अच्छाइयां चल रही है, इस समाज के क्या गुण है। गुण जानने के लिए, बुरी जानने के लिए दोस्तों आपको उस समाज का सर्वे करना पड़ेगा, या फिर उस समाज की दोस्तों क्या है? तहे दिल से अंदर जाकर दोस्तों क्या है? खोज करनी पड़ेगी। अंदर जाकर दोस्तों तह से खोज करनी पड़ेगी। जब आप खोज करोगे, सर्वे करोगे, तभी आप क्या है दोस्तों? उस समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां है उनका अध्ययन कर पाओगे। तो विकल्प दोस्तों आपसे सी देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ होता है कि समाज की क्या है दोस्तों? जांच पड़ताल करना या फिर समाज का सर्वे करना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है दोस्तों। जो प्रभावी निर्णय लेना और प्रभावी निर्णय का निर्माण करना वो किन पर निर्भर करता है दोस्तों? तो दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उन पर निर्भर करता है दोस्तों। विकल्प डी देखिए, दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। यानी कि दोस्तों बताऊं कि मैंने निर्णय ये लिया कि आपको बीएसटीसी के अंदर 400 प्लस नंबर लाने के लिए मेरी पूरी कोशिश करूं, और आपने मेरे निर्णय का क्या किया दोस्तों? पालन किया, और आपने एक और निर्णय का निर्माण कर दिया कि सर ने कहा कि 400 प्लस लाने की ये कोशिश करवाएंगे, तो हम भी एक निर्णय का निर्माण करते हैं कि 400 प्लस लाने के लिए हम भी हमारी पूरी मेहनत लगा देंगे। यानी कि आपके और मेरी जो दोनों के मध्य अंतःक्रिया हुई है, इन अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है कि किस निर्माण का, किस नियम का कौन सा निर्णय हुआ है दोस्तों। जो हमने निर्णय लिया है कि मैं आपको 400 प्लस नंबर लाऊंगा, और आपने भी उस निर्णय के अंदर सहयोग दिया कि सर हम भी 400 प्लस नंबर लेके आएंगे,
तो जो अब हमारा जो निर्णय है वो हमारा निर्माण करेगा कि हम वास्तव में 400 प्लस नंबर लाएंगे, तो कैसे लाएंगे उसका हम निर्माण करेंगे। निर्णय हमने ले लिया तो फिर हम निर्माण भी करेंगे कि हम ये नीति अपनाएंगे और इस नीति के तहत ऐसे नंबर लाएंगे दोस्तों। तो जो क्या है, दोनों के मध्य अंत्य क्रिया हुई है वो अंत्य क्रिया पर निर्भर करता है। विकल्प डी सही है। मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग, विकल्प देखना, मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग किसी निर्दोष को क्या दोस्तों दोष देते हैं। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है दोस्तों। प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। दोस्तों यदि शिक्षा में सुधार लाना चाहते हो दोस्तों तो क्या करना, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति कर देना। श्रेष्ठ शिक्षकों की क्या करना दोस्तों, नियुक्ति करना। यदि श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति हो गई तो जो शिक्षा के अंदर सुधार है दोस्तों वो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि श्रेष्ठ शिक्षक अपना श्रेष्ठ ज्ञान बालकों को देंगे। तो बालकों के अंदर दोस्तों जो भी ज्ञान है उस ज्ञान के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी। श्रेष्ठ शिक्षक अपना श्रेष्ठ बालकों के ऊपर न्यौछावर करेंगे तो जो शिक्षा के अंदर दोस्तों वो सुधार है वो हो जाएगा दोस्तों। तो शिक्षा में सुधार दोस्तों श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके किया जाएगा। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि, छात्र को दोस्तों पाठ समझ में नहीं आता, आप पाठ पढ़ा रहे हैं कक्षा के अंदर और बालक को क्या दोस्तों पाठ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आपको एक ही काम करना चाहिए कि उस पाठ को वापस दोबारा समझाए, दोबारा पढ़ाए दोस्तों। यानी कि क्या है, विकल्प ए देखिए, दोबारा समझाएंगे। यदि आपको पाठ समझ में नहीं आता है, बालक को आप पाठ पढ़ा रहे हो बालक को और वो पाठ बालक को समझ में नहीं आता, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे प्रश्न करिए, मैं उस प्रश्न को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। मैं वापस समझाऊंगा तो शायद हो सकता है आपको समझ में आ जाए। तो छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि वो दोबारा समझाए, तो विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों। छात्रों में यदि कोई चोरी की आदत पड़ गई है दोस्तों, कोई छात्र है चोरी करता है, तो उस छात्र की जो चोरी की आदत है उसको छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों। अध्यापक को एक ही काम करने चाहिए दोस्तों, जो चोरी करता है उस चोरी के क्या दोस्तों दुष्परिणाम बताने चाहिए। क्या बताना चाहिए दोस्तों, दुष्परिणाम बताने चाहिए कि तू चोरी करता है तो चोरी करने के ये दुष्परिणाम होते हैं। तो जब आप दुष्परिणाम बताओगे तो दोस्तों शायद वो चोरी की जो आदत है बालक की वो आदत छूट जाएगी, क्योंकि एक बालक की चोरी की आदत दोस्तों उसके दुष्परिणाम बताने से और समझाने से छूटती है। तो विकल्प ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विषयों के चयन के लिए आवश्यक है दोस्तों, विषय के चयन के लिए आवश्यक है दोस्तों विद्वता की, शैक्षिक निर्देशन की, व्यावसायिक निर्देशन की, छात्रों की इच्छा की। दोस्तों यदि आप कक्षा 10 के बाद दोस्तों 11वीं 12वीं में प्रवेश करते हो तो आपको शिक्षा के अंदर विद्यालय के अंदर विषय चयन करना पड़ता है। साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में से किसी एक विषय को लेने के लिए दोस्तों आपको क्या है, शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक का अर्थ होता है शिक्षा और निर्देशन यानी कि आपको सलाह चाहिए, तो शिक्षा संबंधित सलाह चाहिए कि कौन सी विषय ले ताकि हम अच्छा कर सके उस विषय के अंदर। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, शिक्षा संबंधित सलाह की आवश्यकता होती है। विकल्प आपका भी सही है। अगला प्रश्न है कि अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों जो एक अध्यापक है उस अध्यापक को देश विदेश की जानकारी है, जो देश विदेश की घटना है उन घटनाओं की जो जानकारी है दोस्तों वो अच्छी जानकारी कहां से प्राप्त होती है दोस्तों, तो वो जो जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों वो समाचार पत्रों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है दोस्तों, समाचार पत्रों से प्राप्त होती है। विकल्प भी देखिए, समाचार पत्रों से प्राप्त होती है। किससे दोस्तों, क्योंकि एक अध्यापक क्या दोस्तों समाचार पत्र पढ़ेगा और समाचार पत्र के अंदर दोस्तों देश विदेश की खबरें छपी हुई होती है, देश विदेश की घटनाएं छपी हुई होती है और उन घटनाओं के ऊपर कुछ लेख लिखा हुआ होता है, जिससे अध्यापक पढ़ेगा तो उसकी जानकारी बढ़ेगी दोस्तों देश विदेश की घटनाओं को लेकर। तो विकल्प आपका क्या है, बी सही है। तो समाचार पत्र पढ़ना चाहिए ताकि देश की जो भी देश के अंदर, विदेश के अंदर, अपने राज्य के अंदर दोस्तों जो भी घटनाएं घटित होती है उनकी हमें अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है
कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें, छात्रों पर कोई ध्यान न दें, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। दोस्तों कक्षा में पढ़ाते समय दोस्तों शिक्षकों को एक ही चीज चाहिए कि जो छात्र है वो छात्र शिक्षक का सक्रिय रूप से सहयोग करें। क्या करें दोस्तों? छात्र के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, ताकि जो कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है उसे पढ़ाने में आसानी हो, उसे पढ़ाने में क्या है दोस्तों, आनंद आए। क्योंकि यदि छात्र सक्रिय रूप से जुड़ेंगे शिक्षक से तो छात्र भी सीखेंगे और शिक्षक को सिखाने में मजा आएगा, आनंद आएगा कि बालक में जो सिखा रहा हूं बालकों को, वो बालक सभी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, सभी ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या है दोस्तों, शिक्षक को मजा आएगा, शिक्षक नए नए ज्ञान लेके आएगा, नए नए अनुभव लेके आएगा, नए नए अनुभव के तहत जाकर बालकों को नए नए अधिगम करवाएगा, नई नई चीजें सिखाएगा बालकों को। तो जब बालक सक्रिय रूप से सहयोग करेगा दोस्तों, तो क्या होगा, ज्यादा सीखेगा। तो कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को एक ही काम करना है कि छात्रों का जो सक्रिय रूप से सहयोग होता है, उस छात्रों का सक्रिय रूप से सहयोग को लेने का क्या करें दोस्तों, प्रयास करें। छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें दोस्तों, विकल्प ए सही है। आज का हमारा बीएसटीसी शिक्षण अभिरुचि 2018 के पेपर का अंतिम प्रश्न दोस्तों 50वां, वो देखिए कि कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को चाहिए, कक्षा के अंदर छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए दोस्तों, कक्षा के अंदर छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को चाहिए हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें, हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें। ऐसी टिप्पणियां दें जो न ही सराहना हो और न ही आलोचना को इंगित करती। दोस्तों कक्षा के अंदर छात्रों को यदि शिक्षक प्रेरित करना चाहता है और प्रेरित करने के लिए उसे क्या करना चाहिए दोस्तों, तो उसे एक ही काम करना चाहिए कि छात्र को शिक्षक की दोस्तों विवेक रूप से, अपने विवेक से बालक की सराहना करनी चाहिए। जहां सराहना की आवश्यकता होती है, जहां बालक की प्रशंसा करने की आवश्यकता होती है, वहां बालक की सराहना करें, प्रशंसा करें। और जहां बालक की आलोचना करने की जरूरत हो, वहां बालक की क्या करें दोस्तों, आलोचना करें। तो आप दोस्तों विकल्प सी देखिए कि विवेक से प्रशंसा और आलोचना क्या है दोस्तों, आलोचना का उपयोग करे शिक्षक। तो दोस्तों आज का जो हमारा पेपर था वो हुआ कंप्लीट। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, और यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर देवे दोस्तों, और क्या करे दोस्तों, अच्छा सा कमेंट कर दे, ताकि हमारा जो मन है वो बना रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास लेके आए दोस्तों। जैसे ही शिक्षण अभिरुचि का पेपर 16 खत्म होंगे दोस्तों, आपके लिए 20 प्रश्न रोजाना दोस्तों, नए नए एंटी के रूप में लेके आएंगे, ताकि उससे आपको क्या है दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि को लेकर अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। और परीक्षा के अंदर दोस्तों वो प्रश्न यदि सेम टू सेम ना आए, लेकिन उस प्रकार से आएंगे तो आपको करने में आसानी होगी दोस्तों। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद आपका दोस्तों।